गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज तो अपना टॉपिक है बहमनी एम्पायर है, ठीक है। चैप्टर सेकंड चल रहा है अपना, इंडिया ड्यूरिंग हिस्टोरिक पीरियड। इसका यह आखिरी पार्ट है जो मैं आज बना रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। देखिए यहाँ पे बहमनी एम्पायर में जो है 1347 AD में, ठीक है, मोहम्मद तुगलक का एक ऑफिसर था। मोहम्मद तुगलक का एक ऑफिसर था जिसका नाम था हसन जफर शाह, ठीक है। हसन जफर शाह ने बहमनी एम्पायर की स्टेब्लिशमेंट की थी 1347 AD के अंदर, ठीक है। अब देखिए इसने आफ्टर बिकम द किंग ही टुक द टाइटल ऑफ अलाउद्दीन एंड बहमन। So Alauddin Bahman is a title taken by the Jafar Shah. Okay. Then he made his priestly state in Kulberg. फिर इसने अपने जो priestly state है वो कुलबर्ग में बनाया है। ठीक है, priestly state है, ठीक है। फिर देखें in 1358 AD he extended his empire from Penganga in the north up to river कृष्णा इन द साउथ एंड फ्रॉम गोवा। देखिए इसमें 1358 के अंदर इसको किया गया, अपने जो है एम्पायर है इसको एक्सटेंड करता है ये, ठीक है। साम्राज्य का विस्तार करता है पेनगंगा रिवर से, कौन सी पेनगंगा रिवर से लेकर कृष्णा रिवर तक, ठीक है ना। गोवा के साउथ एंड तक ये अपना क्या करता है, एम्पायर एक्सटेंड करता है ना, बढ़ा देता है, ठीक है। अब होता क्या है कि जो वेस्टर्न बॉर्डर जो होगी इसकी, ठीक है, वेस्टर्न बॉर्डर है, ये वाली जो वेस्टर्न बॉर्डर आएगी वो बहमनी एम्पायर की विजयनगर एम्पायर से कोलाइड हो रही है, ठीक है। यानी एक साइड तो बहमनी एम्पायर है, दूसरी साइड में विजयनगर एम्पायर है। इन दोनों को जो बॉर्डर एक साथ मिलते हैं, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर मिलते हैं। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, स्ट्रगल स्टार्टेड बिटवीन देम, स्ट्रगल इनके बीच में शुरू हुआ, ठीक है। स्ट्रगल इनके बीच में स्टार्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे सुल्तान अहमद जो था, बहमनी रिमूव्ड हिज कैपिटल फ्रॉम कुलबर्ग टू बीदर। सुल्तान अहमद जो थे बहमनी एम्पायर के, उन्होंने अपनी कैपिटल को जो है कुलबर्ग से बदल के कहाँ कर दी, बीदर में कर दी, ठीक है ना। कहाँ कर दी, बीदर में कर दी थी, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि देयर वर मुस्लिम्स माइनॉरिटी इन द स्टेट्स ऑफ बहमनी। मुस्लिम माइनॉरिटी भी रहते थे बहमनी एम्पायर के अंदर, यानी बहमनी जो साम्राज्य था वहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक लोग वहां पे रहते थे, ठीक है। And so many foreigners Shia Muslim migrated to Bahmani Empire. शिया मुस्लिम जो थे ना वो भी बहमनी एम्पायर में क्या हुए थे, माइग्रेट हुए थे, क्या हुए थे, माइग्रेट हुए थे, माइग्रेट टू बहमनी एम्पायर। बहमनी साम्राज्य के समय में शिया और सुन्नी मुस्लिम दोनों जो थे यहाँ पे आगे से बस गए थे, मतलब, ठीक है। फिर Due to this, the southern and Abyssinian Sunni Muslim became angry. Okay, they became angry. 13th Sultan Muhammad III killed Muhammad Ganwa. 13th Sultan था कौन, मोहम्मद III जो था, इसने मोहम्मद गनवा को मार दिया था। मोहम्मद who was a servant of the state, जो कि ये क्या था, सर्वेंट था एक स्टेट का, सर्वेंट ऑफ द स्टेट, ठीक है ना। स्टेट का ये सर्वेंट था और इसको मारने वाला था सुल्तान, जो 13 सुल्तान था मोहम्मद III, उसने मोहम्मद गनवा को मार देता, ठीक है। आफ्टर दैट तो गनवा डाउनफॉल ऑफ द बहमनी स्टेट बिगिंस, और यहीं से इसका क्या होता है, डाउनफॉल शुरू हो जाता है बहमनी एम्पायर का, ठीक है। ड्यूरिंग द लास्ट मोहम्मद regimes the 5 independent states Bahmani Empire established। फिर लास्ट सुल्तान के टाइम पर क्या हुआ कि जो बहमनी एम्पायर था उससे 5 इंडिपेंडेंट स्टेट्स बने थे, ठीक है ना, स्टेट फ्रॉम बहमनी एम्पायर, बहमनी एम्पायर, ठीक है। अब ये कौन कौन से 5 स्टेट्स बनते हैं, we will see the names of that 5 independent states। Number 1 is Bidar, then number 1 Barar, then Bidar, then Ahmednagar, and after that Golconda and Bijapur, ठीक है। सो बरार, बीदर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, ये
5 इंडिपेंडेंट स्टेट्स बने थे किससे, बहमनी एम्पायर में, और ये बने लास्ट सुल्तान के टाइम पर, ठीक है। फिर उसी समय क्या होता है कि एक रशियन ट्रेवलर और बिजनेसमैन जो होता है वो उनके टाइम किसी के मतलब बहमनी एम्पायर में आते हैं, और ये उस समय जो है वहां के लोगों की जो कंडीशन होती है, सिचुएशन होती है ऑर्डिनरी पीपल्स की, वो लिखते हैं। तो ये जो थे एथेनेसियस निकेटन जो 1470 से 74 एडी में यहाँ पे आया था, और यहाँ पे इसने जो रशियन जो इंडियन जो लोग हैं उनकी जो है उनकी सिचुएशन कैसी है, उनकी स्थिति कैसी है, उस स्थिति के बारे में उन्होंने विस्तार से बताया था। तो ये अकाउंट इसने लिखा है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द इन्फ्लुएंस एंड डेवलपमेंट ऑफ सिखिज्म, एंड इन दिस वी विल डिस्कस गोविंद सिंह, बंदा बैरागी एंड रंजीत सिंह, ठीक है। मतलब अब हम जो है आगे जो पढ़ेंगे इस सेक्शन में, आखिरी सेक्शन है इसमें, ये हम पढ़ेंगे इन्फ्लुएंस और डेवलपमेंट सिखिज्म का। सिखिज्म ये जो सिख धर्म है उसका विकास कैसे हुआ, उसका क्या क्या प्रभाव रहा, और हम पढ़ेंगे गोविंद सिंह, बंदा बैरागी और रंजीत सिंह के बारे में, ठीक है। तो हम इसमें मेनली पढ़ने वाले जो सिखिज्म शुरू कैसा हुआ है ये हम देखते हैं। तो फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द 13th century द मुस्लिम स्टेट्स वर एस्टेब्लिश्ड इन पाकिस्तान, ठीक है। जब 13th सेंचुरी जब स्टार्ट हो रही थी तभी क्या हुआ था कि जो मुस्लिम स्टेट थे पाकिस्तान, पंजाब के अंदर भी क्या हुआ, मुस्लिम स्टेट स्टेब्लिश हो रहा था, ठीक है। यानी कोई ऐसा मुस्लिम रूलर आया होगा, अटैक किया होगा मुगल से, उन्होंने यहाँ पे क्या पंजाब को भी अपने मुस्लिम स्टेट बनाया था, ठीक है। अंडर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलीजियस स्टेट मुस्लिम्स रूलर प्लेस्ड मुस्लिम्स इनटू हाई पोजीशन, ओके, ठीक है। अब जब पंजाब मुसलमानों के अंदर में आएगा तो ये क्या बनेगा, एक रिलीजियस प्लेस बन जाएगा, ठीक है। तो मुसलमान जो है, मुस्लिम जो है, ये रूलर्स, मुस्लिम रूलर क्या करते थे कि जो मुस्लिम्स को हाई पोजीशन पर रखते थे, ठीक है। मुस्लिम रूलर क्या करते थे, हाई पोजीशन पर रखते थे, जबकि जो हिंदू रूलर्स थे, जो कि हिंदू जो थे, उनको ये सेकेंडरी लेवल पे रखते थे, ठीक है। रखने का मतलब ये हो गया कि जो दरबार, जो कोर्ट है, उसमें जो मुस्लिम्स है उनको तो बहुत अच्छी अच्छी पोजीशन दे रही, अच्छी सैलरी मिल रही है, लेकिन जो हिंदू है वहां पे उनको सेकेंडरी लेवल का काम दिया जाता है और उनकी सैलरी भी उनको कम मिल रही होती है, ठीक है। सो कंफ्लिक्ट स्टार्टेड विद रिलीजियस फैंटिसिज्म ऑफ द दिल्ली सल्तनत, यानी यहीं से जो कंफ्लिक्ट है, जो टेंशन है, जो तनाव है, वो स्टार्ट हो गया था मुस्लिम्स के साथ में, ठीक है ना। और ये दिल्ली के सल्तनत के अगेंस्ट में हुआ था। स्टार्टिंग में बात करें 13th सेंचुरी दिल्ली सल्तनत थी। अब देखिए, द कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉस्क्यू इन प्लेस ऑफ द कोर्ट्स वाज कॉमन प्रैक्टिस। देखिए, मॉस्क्यू का जो कंस्ट्रक्शन कर रहे थे वो कोर्ट्स की प्लेस पे, वो एक कॉमन प्रैक्टिस इन लोगों की, ठीक है। एटमोस्फियर ऑफ इनटॉलरेंस एंड हेट्रेड वाज फॉर्मिंग। तो अब ऐसा हो रहा था कि जब ये सब कुछ कर रहे थे, मॉस्क्यू में मस्जिदें बना रहे हैं, है ना। बना क्या रहे हैं, मस्जिदें बना रहे हैं। किसको बना रहे हैं, मस्जिदें, मंदिरों को तोड़ तोड़ के वहां पे क्या बना रहे हैं, मस्जिद बना रहे थे। ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा था कि लोगों के बीच में जो है धार्मिक असहिष्णुता की भावना फैल रही, इनटॉलरेंस, यानी कि लोग धार्मिक रूप से एक दूसरे नफरत करने लग पड़े थे, नफरत की भावना फैलने लगी थी उनके बीच में, ठीक है। उसी समय एक जो चमत्कारिक पुरुष जो है जिनका अवतरित हुआ है धरती के ऊपर, जिन्होंने मतलब अपना बर्थ किया है, दैट इज गुरु नानक देव। सो इन दिस सर्कमस्टांसेस गुरु नानक देव वाज बोर्न ऑन 15 अप्रैल 1469। तो ऐसी स्थिति में जब ये सब स्थिति फैल रही थी, उस स्थिति में नानक देव जी का जन्म जो हुआ था 15 अप्रैल 1469 में हुआ था, ठीक है। He was married with Sulakhani. It means his wife is Sulakhani. So Nanak was interested in spirituality. आध्यात्मिकता में उनका बहुत ज्यादा रुझान था शुरू से, ठीक है। बहुत ज्यादा मतलब धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे ये, ठीक है ना। स्टार्टिंग से ये शुरू से ये जो है अपने आप को धर्म की तरफ झुकाना चाहते थे, यानी परमात्मा से मिलन करना चाहते थे, ऐसा ये अपना करते रहते थे, ठीक है ना। जैसे पूजा पाठ करते ही है वैसे। So, Nanak traveled India while propagating the elements. मानुष की जट सभी
एक, ठीक है ना। मनुष्य की जात सबे एक, यानी मनुष्य की जो जात होती है वो सब एक ही होती है, ठीक है। ऐसा इनका कहना था। क्या कहते थे ये? मनुष्य की जो जात होगी वो क्या होगी? एक होगी, सेम ही होती है। मनुष्य की कोई दूसरी कोई जात नहीं होती, मनुष्य की जात ही मनुष्य ही है, ठीक है। His three types of travels were known as उदासिया। 3 प्रकार की यात्राएं जो करते थे उसको उदासिया कहते थे, ठीक है। तो देखिए इनकी कुछ फेमस टीचिंग्स रही है। टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक वर, फर्स्ट टीचिंग इज बिलीव इन वन गॉड ग्रेटनेस। ये एक भगवान की ग्रेटनेस, ग्रेटनेस मतलब उनकी महानता में विश्वास करते थे, ठीक है। ये मानते थे कि भगवान जो है, भगवान की जो महानता है उसमें विश्वास रखनी चाहिए आप लोगों को, सभी को, ठीक है। सो वर्शिप ऑफ द नेम, ये नाम जपना चाहिए। पूजा किसकी होनी चाहिए? केवल नाम की होनी चाहिए, यानी केवल भगवान नाम से ही मतलब उसकी पूजा होनी चाहिए और कुछ नहीं है। फिर ग्रेटनेस ऑफ गुरु, थर्ड टीचिंग वाज ग्रेटनेस ऑफ गुरु। गुरु की महानता को स्वीकार करो, गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दो, ठीक है ना। ऐसा इनका मानना था। इनका मानना था गुरु ही एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको सदगति की प्राप्ति करवाएगा, यानी वो आपको मतलब जब मोक्ष दिलवा सकता है, ये एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है। Then he stressed on doing good deeds to humans। फिर ये भी कहते थे कि जो ह्यूमन है उनको अच्छे कर्म करने चाहिए, सत्य कर्म करने चाहिए। ह्यूमन को क्या करना चाहिए? सत्य कर्म इनको, ह्यूमन को, इंसान को करने चाहिए। वर्क फॉर सोशल रिफॉर्म्स बाय अपोजिंग कास्ट एंड क्रीड। अब ये कहते थे कि आपको ह्यूमन को, मानव को हमेशा सामाजिक सुधार के लिए कार्य करना चाहिए, है ना। सोशल रिफॉर्म के लिए काम करना चाहिए और उसको जाति प्रथा जो है, ठीक है ना, जाति प्रथा जो है उसका हमेशा क्या करना चाहिए? विरोध करना चाहिए, अपोज करना ही चाहिए, ऐसा इनका मानना था। आफ्टर दैट ही सेज दैट कर्म दी होदे, जाति किसी पूछती नहीं। बोलते कर्म तो होते रहेंगे, जाति किसी पूछ नहीं, कर्म करे लेकिन जाति किसी से न पूछे, ठीक है ना। तो मतलब इसका क्या मतलब ये होता है? जाति जो होती है, कभी कर्म ही सब कुछ है, ठीक है ना। जो कर्म जो होता है वो जाति नहीं देखती, ठीक है ना। तो मेन क्या है? कर्म कभी भी जाति नहीं पूछेगा। कर्म मनुष्य के जैसे कर्म रहेंगे उसी के अनुसार उसके फल मिलेंगे, ये इनका कहना था ऐसा, ठीक है। सो हिज फेमस कंपोजिशंस वर, इनकी कुछ फेमस कंपोजिशन है। कंपोजिशन मतलब कुछ बुक्स इन्होंने लिखी हुई है या उन्होंने कुछ कविताएं, कुछ ऐसी पंक्तियां लिखी होंगी। तो पंक्ति वो देखें, ध्यान से सुनते हैं क्या क्या चीजें। पहले है जापूजी, सेकंड वन इज पट्टी, थर्ड वन इज आरती, फोर्थ वन इज रही राम, एंड फिफ्थ वन इज 12 माँ। ये कुछ इन्होंने लिखी है, कुछ साहित्यिक इनकी क्रिएचर्स, लिटरेचर है इनकी, ठीक है। आफ्टर दैट by introducing Sikhism, नानक जी इंट्रोड्यूस सिखिज्म, सिख धर्म को धरती पे लाने वाले कौन थे? नानक जी थे, ठीक है। नानक मेड हिज पोजीशन द वर्ल्ड्स रिलीजियस रिफॉर्मर्स एंड सोशल रिफॉर्मर। इन्होंने अपने आप को धार्मिक सुधारक बनाया, विश्व का बड़ा धार्मिक सुधारक बना लिया, ऐसा सिखिज्म को उन्होंने इंट्रोड्यूस करके, ठीक है। अब देखें, द टास्क ऑफ क्लैरिफाइंग द टीचिंग्स ऑफ नानक जी वाज डन बाय गुरु अंगद देव जी। अब देखिए जो अंगद जी जो है, गुरु अंगद जी हैं, ठीक है, जो कि अगले गुरु बनते हैं सिखिज्म के, ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने नानक जी की जो टीचिंग्स है, जो उन्होंने जो टास्क, जो टीचिंग जो दी, जो शिक्षा दी, उसको क्लैरिफाई किया, लोगों को समझाया। ये काम करने वाले कौन थे? गुरु अंगद जी थे। अब देखिए अगले जो गुरु बन रहे, गुरु अंगद जी बन रहे हैं, ठीक है ना। So Guru Angad, who was a disciple of Nanak ji, he developed the Gurumukhi script for this, है ना। तो जो अब देखो गुरुमुखी जो स्क्रिप्ट है उन्होंने बनाई है, तो हम लोग जो देवनागरी लिपि में लिखते हैं, है ना, वी राइट इन देवनागरी स्क्रिप्ट। जैसे हम देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखते हैं, तो जो पंजाबी लोग, जो सिख लोग, वो गुरुमुखी स्क्रिप्ट में लिखते हैं, गुरुमुखी लिपि में लिखते हैं, है ना। The speech of Nanak Dev was written as गुरुवाणी। अब इनकी जो स्पीच होगी, जो ये बोला है इन्होंने, जो भी स्पीच होगी वो गुरुवाणी के रूप में लिखी जाती थी, ठीक है। प्रैक्टिस ऑफ लंगर सिस्टम, लंगर सिस्टम की प्रैक्टिस की जाती थी। स्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ सत्संग, सत्संग के जो सेंटर्स हैं, केंद्र हैं सत्संग के, वो बनाए गए थे, स्थापित किए गए थे,
ठीक है। फिर गुरुओं की जो भी वाणी रही है, जो भी स्पीच रही है, वो गुरु ग्रंथ साहिब में लिखी गई थी, ठीक है। तो गुरु ग्रंथ साहिब जो है इनका सबसे पवित्र किताब है, जिस तरह हमारा भगवद गीता होती है, पवित्र है, वैसे ये इनकी होली बुक है। कौन सी? गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है। सो इन 1552 AD गुरु अंगद जी डाइड नियर रिवर व्यास। व्यास नदी के किनारे गुरु अंगद जी की डेथ हो जाती है, ठीक है ना। अब देखें, देन नेक्स्ट गुरु वाज गुरु अमरदास जी। अगले जो गुरु बने, कौन बनेंगे? गुरु अमरदास जी बनते हैं। देखें, ही स्ट्रिक्टली अप्लाइड द प्रैक्टिस ऑफ लंगर। लंगर की जो प्रैक्टिस है इन्होंने स्ट्रिक्टली क्या की थी? अप्लाई की थी, ठीक है ना। यानी लंगर जो चलाना है, लंगर देखिए ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें रसोई है। लंगर है कि एक रसोई होती है, सिखों के भी रसोई बनाते हैं सिख, जिसमें गुरुद्वारा के साथ ही होती है, जिसमें जो लोग वॉलंटरी रूप से वो क्या करते अपना योगदान करते, कंट्रीब्यूट करते, कंट्रीब्यूट वॉलंटरी मतलब अपने खुद ही, ठीक है ना, स्वयं सेवक के रूप में वो क्या करते हैं? सेवा देते हैं वहां पे, और वो अपने जो इनकम होती है उसका कुछ परसेंटेज जो होती है वो दान करते हैं हमेशा। उन्हीं नाम के पैसों से गरीबों के लिए जो खाने की व्यवस्था करते हैं, ये चलता रहता है, पूरे दिन चलता है, ये पूरे महीने चलता है, 365 दिन चलता है, ठीक है ना। तो ये उसमें कोई भी जाति का व्यक्ति हो वहां जाके खाना खा सकता है, अमीर हो गरीब हो कोई भी, ठीक है, वो कोई भी धर्म का क्यों ना हो। ये उनकी एक सच्ची सेवा है सिखों की, ठीक है। ये इन्होंने स्टार्ट की थी। देन मेक बैसाखी अ फेस्टिवल एंड अपोज्ड सती प्रैक्टिस। फिर इन्होंने बैसाखी को क्या बनाया? फेस्टिवल बनाया। बैसाखी आपको पता है सिखों का सबसे अच्छा फेस्टिवल होता है, सबसे बड़ा फेस्टिवल है। तो सती प्रैक्टिस जो कि हिंदुओं में सब चलने वाली एक प्रथा है, उसका इन्होंने विरोध किया था, ठीक है। सो एम्परर अकबर ऑल्सो विजिटेड हिज प्लेस गोविंदवाल। गोविंदवाल जो जहाँ पे ये रहते थे, वहां अकबर खुद जाके इनसे मिल के आए हैं, ठीक है। और गोविंदवाल जो है एक पिलग्रिमेज सेंटर बना है। क्या बना? ये एक पिलग्रिमेज सेंटर बनाया, तीर्थ स्थल बन गया था, ठीक है। नेक्स्ट गुरु वाज गुरु रामदास जी, ठीक है। अगले जो गुरु जी बनते वो गए गुरु जी रामदास जी बनते हैं। 1574 से 81 AD तक इनका समय रहता है। He increased the number of religious centers. नंबर ऑफ रिलीजियस सेंटर्स इंक्रीज किए, बढ़ाए हैं इन्होंने, ठीक है। And made a huge lake of 500 acres of land, which called as अमृतसर। इन्होंने जो एक बहुत बड़ी लेक बनाई, बहुत बड़ी लेक बनाई है, 500 एकड़ में इन्होंने झील बनाई इन्होंने, ठीक है ना। ये झील है, इसको अमृतसर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अमृतसर कहते हैं। सो पावरफुल prosperous farmers became the followers of the Sikh religion. जो prosperous जो पावरफुल फार्मर थे वो फॉलोअर बन गए सिख रिलीजन के, ठीक है। अकबर ऑल्सो रिवोल्ड टैक्स ऑन हरिद्वार जर्नी ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ रामदास। रामदास जी के कहने पे अकबर ने हरिद्वार की जो यात्रा होती है, जो तीर्थ यात्रा होती है हरिद्वार की, ठीक है ना, उसको क्या कर देता? हरिद्वार की जो तीर्थ यात्रा होती है उसके ऊपर जो टैक्स लगा था, उस टैक्स को उसने माफ कर देता। वो भी रामदास जी के कहने पे ऐसा किया था इसने, ठीक है। बाई कीपिंग फ्रेंडशिप विद अकबर, अब इन्होंने अकबर के साथ फ्रेंडशिप रखी। रामदास इंक्रीज द नंबर ऑफ सिख, मतलब फ्रेंडशिप रखते हुए इन्होंने बहुत सारे सिखों को क्या किया? इकट्ठा कर लिया था, ठीक है। सो गुरु रामदास प्लीज द सिस्टम ऑफ गिविंग डोनेशन। ये पहले देखते उन्होंने डोनेशन का सिस्टम शुरू किया है, तो डोनेशन टू द पुअर्स यानी गरीबों के लिए, ओके। And now along with सतगुरु, अब सतगुरु के साथ साथ the गुरु was also known as सच्चा पातशाह। गुरु को सच्चा पातशाह के नाम से भी जाना जाने लग गया, ठीक है ना। The next गुरु was गुरु अर्जुन देव, 1581 to 1606 AD. He was the fifth guru of the Sikhism के 5वें गुरु थे। He proved to be the true organizer of Sikhism, यानी सिखिज्म सिख धर्म के वास्तविक अगर संगठन करता कोई है तो कौन थे? गुरु अर्जुन देव थे। अर्जुन नहीं, अर्जन देव, ठीक है। जहांगीर पनिश्ड हिम फॉर ब्लेसिंग जहांगीर रेबल खुसरो। देखिए क्या होता है कि
जहांगीर का जो बेटा है खुसरो वो विरोध करता है, विद्रोह करता है, रिवोल्ट कर देता अपने पिता के अगेंस्ट में, और ये रिवोल्ट करके मतलब वहां से अपने जो है बचते हुए वहां से निकल जाता है। तो उस समय जो है ये जो इनसे मिलता है गुरु अर्जन देव जी से। तो गुरु अर्जन देव जी जो है ये उनसे मदद के लिए वहां जाता है, ठीक है। तो वहां जाता है तो गुरु अर्जन देव जी इसको आशीर्वाद देते हैं कि भाई तू जो है अगला शासक यहाँ का बनेगा, ऐसा आशीर्वाद ये इसको देते हैं, ठीक है। इसीलिए जो है जहांगीर ने इनको क्या क्या पनिश किया था, फिर देखिए यहाँ पे composition of Adi Granth to ensure the mustn't practice send followers in foreign countries for money collection, है, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहते हैं कुछ कंपोजिशन की आदि ग्रंथ लिखा गया था, तो आदि ग्रंथ कंपोजिशन किया था। फिर उन्होंने जो फॉलोअर्स थे इनके, जो मानने वाले थे, उनको फॉरेन कंट्रीज में भेजा कि वहां जाके पैसे इकट्ठे करके लाओ, ठीक है ना, पैसे इकट्ठे करके लेके आओ। ये कुछ तरीके थे जिससे सिखिज्म को क्या कर सके, फाइनेंशियली मजबूत बना सके, ठीक है। अब देखो एक समस्या क्या आई, ये मिलिट्री पावर के ऊपर संगठित होने लगे। पहले एक धार्मिक कार्य कर रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपने आप को मिलिट्री शक्ति के ऊपर संगठित किया। इसका रीजन ये था कि अर्जुन जो देव थे, अर्जुन देव जी, इनको जब जहांगीर ने पनिशमेंट दिया था, यानी उनको मौत के समय मार दिया गया था, तो उनकी जो शहादत हुई है, उनकी जो भी शहीदी हुई है, उससे इनको एक सबक मिला कि भाई हमें अपनी रक्षा करने के लिए अपने आप को मिलिट्री पावर में बदलना पड़े, ठीक है। The next guru was Guru हरगोविंद सिंह। अगले जो बने थे गुरु हरगोविंद सिंह बने थे, 1606 से 1645 में बने थे। He was the son of the Guru अर्जन देव, ये बेटे थे किसके, अर्जन देव के बेटे थे, ठीक है ना। He held two swords instead of शैली, शैली का मतलब तो वुलन गार्लैंड, वुलन गार्लैंड में हार की जगह, गले में हार पहनते ना फूलों की, उसकी जगह ये दो तलवारें रखते थे, ठीक है ना। अब दो तलवार में एक तलवार को पीरी कहते थे। पीरी जो एक सिंबल थी रिलीजियस सिस्टम की, है ना। पीरी वॉज अ सिंबल ऑफ द रिलीजियस सिस्टम, धार्मिक प्रतीक मानी जाती पीरी। और मीरी एक सिंबल ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। देखिए दो प्रकार की तलवारें रखते हैं, आज भी अपने पास रखते हैं। एक छोटे, एक कृपाण होती है जो उनकी छोटी रहती है, और एक बड़ी तलवार इनके हाथ में रहती है, ठीक है ना। तो ये इनको छूट मिली हुई क्योंकि इनके धर्म से रिलेटेड मामला है इनके, ठीक है। देखिए आगे देखते हैं। देन इन गिफ्ट, अब गिफ्ट के बदले में, गिफ्ट अगर इनको कोई दे रहा है, इनको जो लोग इनके अन्यायी होते हैं अगर इनको गिफ्ट देते, तो गिफ्ट में भी केवल ये आर्म्स जो होता है, जो वेपन्स है, उनको ही एक्सेप्ट करते हैं। क्योंकि मिलिट्री पावर अपने को बनानी है, तो अपने आप को मिलिट्री पावर में करने के लिए इनको अपने आप को वो करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा कि वेपन्स हो, आर्म्स लेके अपने आप को पावरफुल बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो अ बिल्डिंग वाज बिल्ट नियर एवरी टेम्पल इन विच अ हाई प्लैंक वाज बिल्ट। एक बिल्डिंग बनाई जाती थी, है ना, हर मंदिर के पास में, ठीक है ना, थोड़ा ऊंचा उसको बनाया जाता था। तो ये जो बिल्डिंग है ना 1699 AD में बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1699 AD में बनाई जाती थी। एंड दैट बिल्डिंग वाज कॉल्ड अकाल तख्त। उस बिल्डिंग को अकाल तख्त कहा जाता था, ठीक है ना। इट इमर्ज्ड एज ए सिंबल ऑफ द पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ द सिख। अब ये उनका पॉलिटिकल डोमिनेंस का एक प्रतीक बन गया था, ठीक है। अब जहांगीर वांटेड टू रिकवर इकोनॉमिक पेनल्टी ऑफ गुरु अर्जुन देव जी। अब जहांगीर चाहता था कि जो आर्थिक प्रतिबंध लगा रखा था, जो आर्थिक उनपे पाबंदियां लगा रखी थी, किसके ऊपर? गुरु जी के ऊपर, गुरु अर्जुन देव के, उनसे वो पेनल्टी को वसूल करे, ठीक है। तो पहले भी अर्जुन देव जी ने पेनल्टी मांगी थी इस चीज की, मना किया था, उनको फांसी सजा दी थी। अब इन्होंने जहांगीर ने अर्जुन देव के बेटे से मांगी, गुरु हरगोविंद जी। इन्होंने ऐसा करने में मना कर दिया। तो क्या हुआ? ही वॉज केप्ट इन जेल इन फोर्ट ग्वालियर। ग्वालियर के किले में इनको बंदी बना लिया गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट गुरु जी वॉज गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी जो थे वो तेग बहादुर जी के क्या थे? बेटे थे, ठीक है। सो ही वॉज द सन ऑफ तेग बहादुर। ही वॉज द 10th एंड द लास्ट गुरु ऑफ द सिखिज्म। सिख धर्म के 10वें और आखिरी ये गुरु
रहे हैं, ठीक है ना, आखिरी गुरु इसमें रहे हैं। देखिए गुरु हरगोविंद और गुरु गोविंद सिंह के बीच में जो है और जो गुरु आए, जैसे सिख गुरु हरिराय सिंह आए थे, फिर हरे कृष्ण जी आए थे, फिर तेग बहादुर, तो 3 गुरु रहे। तेग बहादुर तो फेमस है, उसके बाद लास्ट गुरु जो थे वो थे गुरु गोविंद सिंह जी थे। हालांकि उनके बारे में बहुत सी डिटेल्स दे रखी है किताबों के अंदर, लेकिन हमें उतना सब कुछ नहीं पढ़ना है, हमें अभी यही फिलहाल पढ़ना है। So, तेग बहादुर 10th and last guru, he defeated Subedar of Lahore in the battle of नादौन। नादौन की लड़ाई में, बैटल में इन्होंने लाहौर की सूबेदार को हराया था। In 1699 he established खालसा पंथ। 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, ठीक है, खालसा पंथ की स्थापना इन्होंने की थी, ठीक है। ओके, सिख ऑफ द खालसा सेक्ट मस्ट हैव 5 कक्कर्स। देखो जो सिख को मानने वाले, जो सिखिज्म को मानने वाले जो लोग हैं, उनको 5 कक्कर उनके पास होने चाहिए। अब ये कक्कर 5 क्या है, 5K जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है ना, 5K। कैसे? कड़ा, केश, कच्छा, कृपान और कंगा, ये 5 चीज इनके पास रहते थे। देखिए कड़ा इनके हाथ में हमेशा रहता था, केश बाल इनके लंबे होते थे जिसमें जोड़ा बांधते थे अपना, ठीक है। कच्छा ये इनके पास रहता था, कृपान जो तलवार होती है, कंगा ये जो कंघी इनके पास होती है। ये 5 चीजें हमेशा इनके पास में रखते थे ये, ठीक है। 1705 इन 1705 AD he had to leave आनंदपुर, है ना। 1705 AD में इनको आनंदपुर जाना पड़ा, ठीक है ना, ठीक है ना, इनको आनंदपुर छोड़ना पड़ा बिकॉज ऑफ द अटैक्स ऑफ द मुगल्स। मुगल के अटैक की वजह से उनको आनंदपुर को क्या करना पड़ा, छोड़ना पड़ा। बोथ द सन जोरावर सिंह एंड फतेह सिंह, दोनों बेटे थे इनके, जोरावर सिंह एंड फतेह सिंह, वर कॉट एंड बरीड अलाइव इन द वॉल ऑफ सर हिंद फोर्ट, है ना, वॉल ऑफ सर हिंद फोर्ट। देखिए अब ये जो 1705 में इनको आनंदपुर छोड़ जाना पड़ा क्योंकि मुगलों ने वहां पर हमला किया था। अब उस हमले में क्या हुआ, ये तो निकल गए, लेकिन इनके जो दोनों जो बेटे थे जोरावर सिंह और फतेह सिंह, ये पकड़े गए। अब इनको पकड़ लिया गया और जिंदा ही सरहिंद का जो किला बनाया गया था, उस किले में इनके दोनों बेटों की बलि दी गई, जिंदा ही इनको अंदर दफन कर दिया गया था, ठीक है। ऐसा करने के बाद में 1 अक्टूबर 1708 AD गुरु गोविंद सिंह पास्ड अवे, यानी पहले अक्टूबर 78 को गोविंद सिंह जो थे वो डेथ हो गई इनकी, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट किंग बन रहा है, नेक्स्ट अब देखिए, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द बंदा बैरागी। बंदा बैरागी 1708 टू 1716 AD। देखिए बंदा बैरागी क्या था। द बेसिक नेम ऑफ बंदा बैरागी वॉज बहादुर, है ना। बंदा बैरागी वॉज माधोदास। देखो जो मेन नेम था, छोटा जो नाम था वो माधोदास था। ही वॉज बोर्न इन 1670 AD। 1670 AD में इसका बर्थ हुआ था, ठीक है, इन राजपूत फैमिली। मतलब ये क्या थे, माधोदास है ना, तो राजपूत है ये, ठीक है ना। ड्यूरिंग द साउथ माइग्रेशन गुरु गोविंद सिंह ही कॉल्ड हिमसेल्फ अ गुरु का बंदा। जब गुरु गोविंद सिंह जब साउथ की तरफ चले गए थे, तब इसने अपने को गुरु का बंदा कहा, मतलब मास्टर ऑफ द गुरु, ठीक है। देयरफॉर ही वाज आइडेंटिफाइड विद द नेम ऑफ बंदा बैरागी, इसलिए इसको जो है बंदा बैरागी के नाम से फिर जाना जाने लगा, ठीक है ना। सो विद द परमिशन ऑफ द गुरु ही रीच्ड पंजाब टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क ऑफ हिज गुरु। अब इन्होंने गुरु जो बंदा बैरागी ने गुरु से गोविंद सिंह जी से जो है परमिशन ली, और परमिशन लेके ये कहाँ चले गए, गुरु के काम को पूरा करने के लिए पंजाब चले गए, ठीक है ना। तो ये कहाँ चले गए, पंजाब चले गए। अब देखें, at this time the people of Punjab were troubled by the operation of सूबेदार वजीर खान। यानी उस समय जो वजीर खान जो था, जो कि सूबेदार था वहां का पंजाब का, उसके ऑपरेशन का मतलब होता है उसके अत्याचारों से बहुत परेशान थे। सो ऑल दीज वर ऑर्गेनाइज्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ बंदा बैरागी अगेंस्ट वजीर खान। सबके सब जो बंदा बैरागी अगेंस्ट बंदा बैरागी के लीडरशिप में वो वजीर खान के
अगेंस्ट में इकट्ठे हुए, ठीक है। बंदा फर्स्ट चार्ज अपॉन सरहिंद, बंदा ने सबसे पहले जो है सरहिंद पे अटैक किया है, ठीक है ना। कहां पे अटैक किया था? सरहिंद पे। सो वजीर खान गेव अ स्लोगन ऑफ जिहाद टू ऑल मुस्लिम्स ऑफ पंजाब टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट बंदा। अब वजीर खान क्या करता है? वो कहता है कि भाई पूरे पंजाब के जो मुस्लिम्स हैं उनको जिहाद का नारा लगाने के लिए कहता है, ठीक है ना, बंदा के अगेंस्ट में। सो फिर क्या होता है कि देखो एक मुजहेज जाट जो थे, मुंजा, ठीक है ना, इसकी मदद से वजीर खान ने क्या किया? छप्पर चिड़ी नामक जगह पे वजीर खान के, बंदा बैरागी ने वजीर खान के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, ठीक है, ब्रोकन इनटू पीसेस, टुकड़े टुकड़े कर दिए छप्पर चिड़ी जगह पे, ठीक है। अब देखें, बंदा स्टार्टेड रीगेनिंग ओवर द स्टेट गिविंग 36 लाख एनुअल रेवेन्यू, 36 लाख का एनुअल रेवेन्यू देने के बदले में उसने अपना वो स्टेट वापस मिल गया था। टू रिलीव द फार्मर्स, बंदा एंडेड लैंडलॉर्ड प्रैक्टिस। अब उसने क्या किया कि जो ये किसान है उनको फ्री करने के लिए जो जमींदारी प्रथा थी उसको खत्म कर दी, ये जमींदारों को हटा दिया और जमीनें जो थी वो लोगों में बांट दी थी। ऐसा काम बंदा बहादुर ने किया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर हैड टू सेंड ट्रूप्स टू पंजाब। मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर जो था इसने अपनी सेना भेजी थी पंजाब में, ठीक है ना। एंड वेयर मुगल सोल्जर्स, ओके, ही स्टार्टेड अटैकिंग मुगल सोल्जर्स फ्रॉम गुरिल्ला पॉलिसी। बंदा ने गोरिल्ला पॉलिसी से, ठीक है ना, गोरिल्ला जो पॉलिसी होती है उसी पॉलिसी से इसने तो गोरिल्ला पॉलिसी से उसने क्या किया कि मुगल सेना पे हमला करना शुरू कर दिया। गोरिल्ला पॉलिसी होती है वेफेयर पॉलिसी, छुप के हमला करना, ऐसे काम से शुरू कर लिया था, ठीक है। नाउ बहादुर शाह डाइड ऑन 28 फरवरी 1712। 28 फरवरी 1712 को कौन मर गया? बहादुर शाह मर गया। बहादुर शाह मरने के बाद में क्या होता था? न्यू मुगल एम्परर फरूख शेर सेंट द मुगल आर्मी अगेंस्ट बंदा अंडर द लीडरशिप ऑफ सफदर खान। सफदर खान के नेतृत्व में जो है बंदा को पकड़ने के लिए सेना भेजी थी इसने, ठीक है। सेना जो है भेजी थी सफदर खान के लीडरशिप में नए किंग फरूख शेर ने, ठीक है। सो बंदा सरेंडर्ड आफ्टर बीइंग सराउंडेड फॉर लॉन्ग आवर्स इन डेरा बाबा। डेरा बाबा एक जगह है जहाँ पे लंबे समय तक घेरे होने के बाद इसने अपने आप को सरेंडर कर दिया, ठीक है ना। इन दिल्ली ही वॉज किल्ड विद हंड्रेड्स ऑफ हिज कलीग्स। दिल्ली ले गए इसके साथ में जितने भी सहयोगी थे सबको लेके गए वहां, इसको उन सभी सहयोगियों के साथ में वापस इसको मार डाला जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे आप लोगों के लिए जो कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दे रखे हैं, ये क्वेश्चंस आपको क्या है करने हैं, ये आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, तो सोच समझ के काम इसमें आप करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।